नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट मानसू त्यागी आज आप सभी के बीच में अपनी सीपीसी की जो है सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने सीपीसी की फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया सीपीसी के। सिंपल भाषा में कहूँ तो कि कोड क्यों बोला जाता है, सिविल लॉ कहाँ से जो है वर्ड आया, प्रोसीजर के बारे में जाना कि लॉ को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ। उसके बाद प्रोसीजरल लॉ पे हमने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट देखे और क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है या नहीं है, उसके ऊपर हमने दो जजमेंट देखे, एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। आज की हम अपनी इस वीडियो से जो है सीपीसी के सेक्शन 1 को डिस्कस करेंगे और कुछ जो सीपीसी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को सीपीसी पढ़ने से पहले जाननी चाहिए, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा ये वीडियो है ये कुछ आपको चीज़ें बताने के लिए हैं और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे हम सीपीसी के अंदर डेप्थ में हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जानते हुए चलेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 आज हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 1 सीपीसी का क्या कहता है। साथियों, जैसे आप इसकी हेडिंग से देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, इसकी जो है हेडिंग है सेक्शन 1 की। बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को हम शॉर्ट फॉर्म में जो है सीपीसी कहते हैं। ठीक है, तो सीपीसी हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, प्रोसीजरल लॉ के बारे में, कि ये प्रोसीजरल लॉ है जो हमें प्रोसीजर बताता है। सीपीसी किस चीज़ का, सिविल लॉ का। सिविल लॉ का ये हमें क्या बताता है, प्रोसीजर बताता है। और ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये 1 जनवरी 1909 से 1 जनवरी 1909 से ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो साथियों, ये जो है पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट मतलब किन को छोड़कर, स्टेट ऑफ नागालैंड को छोड़कर और ट्राइबल एरियाज़ को छोड़कर। अब ये ट्राइबल एरियाज़ कौन से हैं, ट्राइबल एरियाज़ असम का पार्ट हैं। ये ट्राइबल एरियाज़ असम का पार्ट हैं जो कि इसके अंदर जो है एडिड किए गए हैं 21 जनवरी 1972 से पहले। 21 जनवरी 1972 से पहले जो भी इसके अंदर जो टेरिटरीज इंक्लूडेड की गई हैं ट्राइबल एरियाज़ के अंदर असम की, ये वो पार्ट है। उनको छोड़कर और नागालैंड को छोड़कर ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होती है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, इसके आने से पहले जो हमारी सीपीसी थी वो JNK पे भी जो है JNK जम्मू कश्मीर जो था उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं थी। तो क्यों, क्योंकि उनका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो इस कारणवश ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि 2019 जो आप ये देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, जिसके अंदर JNK का जो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया गया और जिसको दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस जो होते हैं, उसके अंदर भी इसको जो है सहमति मिली। उसके बाद इसको 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली, मतलब हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनसे सहमति मिली और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना गैजेट नोटिफिकेशन निकालकर 31 अक्टूबर 2019 को इसको जो है जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूटी बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी और लेह लद्दाख जो है, तो ये अब यूटी बना दिया यूनियन टेरिटरी। उसके अंदर जो है ये सीपीसी एप्लीकेबल होगी और एक सीपीसी नहीं और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो वहाँ पे जो है एप्लीकेबल हुए हैं। तो जब भी हम अलग अलग एक्ट स्टडी करेंगे तो इस चीज़ पे भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो ये इस डेट से जो है ये वहाँ पे भी जो है लागू हो गई है। तो ये बेसिकली हमारा जो सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 की शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने आपको समरी में बताया, इसको इस पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। यही पूछा जाता है कि सीपीसी की एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो वो आपको मैंने बता दिया 1 जनवरी 1909 है।
और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती। स्टेट ऑफ नागालैंड पे एप्लीकेबल नहीं है, ट्राइबल एरियाज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये ट्राइबल एरियाज़ कौन से हैं, असम के हैं, जो कि 21 जनवरी 1972 से पहले पहले इंक्लूड किए गए हैं। और ये जो है, एक चीज़ और बता दूं मैं जो आपको बतानी भूल गया, कि ये जो है ना हमारे ट्राइबल एरियाज़ पैरा 20 के अंदर, पैरा 20 के अंदर जो है आप देखेंगे 6 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शेड्यूल हैं। तो उसमें पैरा 26 शेड्यूल का 6 शेड्यूल का जो पैरा 20 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आई होप आपको ये अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सेक्शन 1 के रिगार्डिंग। तो सेक्शन 1 बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप बेयर एक्ट की रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो, मैंने जैसे ही कहा कि मेरे जो आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन इंटेंशन है वो है आपको सीपीसी बिगिन करने से पहले, डेप्थ में जाने से पहले कुछ जानकारी देना सीपीसी के बारे में। तो चलिए उस चीज़ के ऊपर भी आ जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल लॉ का हमारा प्रोसीजर सीपीसी बताता है, और सिविल लॉ में सिर्फ एक सीपीसी नहीं है, और भी बहुत सारे हमारे एक्ट हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 भी जो है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसे हम कहते हैं वो भी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एसआरए, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, ये भी पार्टनरशिप एक्ट, ये भी सारे एक्ट हैं। तो बेसिकली अगर आपको सिविल लॉ के ऊपर कमांड करनी है ना, तो आपने सीपीसी के बेसिक फाउंडेशन को जानना पड़ेगा। और सीपीसी का बेसिक फाउंडेशन कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी ट्यूटर की सिर्फ मात्र वीडियो देखने से या उसको वीडियो देखने से मात्र आपको जो है नहीं समझ में आएगा। जब तक आप उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, बेयर एक्ट की रीडिंग नहीं करेंगे, लिख कर नहीं देखेंगे, तब तक आपकी कमांड सीपीसी पे नहीं होगी। जितना ये एक्ट, अगर आपने बेसिक फाउंडेशन को समझ लिया तो मैं कहता हूँ सीपीसी बहुत ईजी है, आप पूरी सीपीसी को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके बेसिक फाउंडेशन को ही नहीं समझा, उसी को ही समझने में आपने ढील बरत ली, तो आपके सिर के ऊपर से पूरी सीपीसी निकल जानी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यदि आप अभी एलएलबी की स्टडी कर रहे हैं, आपके ये सिलेबस के अंदर आ चुका है, ठीक है, तो और आपका इरादा है कि आप फर्दर जो है फ्यूचर में जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या कॉलेज में भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस सब्जेक्ट को कल पर मत छोड़ो। अगर आपके सब्जेक्ट का ये पार्ट बन चुका है तो इसको आज से पढ़ो, अभी से पढ़ो। जो समय समय पर वीडियो के कंटेंट लेकर मैं भी आता रहूँगा, आपको हर चीज़ से अवेयर करता रहूँगा कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। एक चीज़ हमको सीखनी है, वो है कट, कॉपी एंड पेस्ट, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी है, क्या एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है और क्या चीज़ हमें स्किप करनी है। पता चला आप ऐसे टॉपिक को लेके बैठे हो जो जिसकी वेटेज ही नहीं है एग्ज़ाम के अंदर इतनी, क्या फ़ायदा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का। हमने सिर्फ पढ़ना उतना है ना जिससे हमें अच्छा स्कोर मिल सके, हमारा पेपर क्रैक हो सके, हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते ही वो चीज़ें जो जिसका वेटेज ही नहीं होता, और जो इस चीज़ को समझ जाते हैं समय रहते कि हमें क्या पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, उन्हीं के पेपर क्लियर हो जाते हैं। वही आगे चल के जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं, वही आगे चल के हायर स्टडीज़ में जाते हैं, एलएलएम करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो अब वो आपने डिसाइड करना है कि आपने तौर तरीके से पढ़ना है, तो एक चीज़ की आदत डाल लो, बेयर एक्ट आपने पढ़ना ही पढ़ना है।